नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन के बारे में, यानी कि ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास रहेगा। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के सेकंड सेमेस्टर में अधिकतर विश्वविद्यालयों में ये को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इसी का ये न्यू मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसके बाद में प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 भी आता रहेगा, जिसमें हम बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस होंगे और ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए क्वेश्चन है विभिन्न विश्वविद्यालय में, उसी क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करवाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि 4-5 प्रैक्टिस सेट का मतलब होगा 4-5 क्वेश्चन पेपर विभिन्न विश्वविद्यालयों के, और आपको ये आइडिया लगेगा कि कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है 2026-27 की परीक्षा के लिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को एकदम से देख लीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, बाकी हमारा एक दूसरा चैनल है शुक्ला स्टडी पॉइंट, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को पढ़ाता हूँ। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों कि कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चंस जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, हमेशा से पूछे जाते हैं। तो कई पेपर, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये लेक्चर, आप पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद में और भी लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सीएसआर का क्या अर्थ है? सीएसआर, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको कहा जाता है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्शन नंबर बी में दिया है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदी में कहेंगे कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी। इसका फुल फॉर्म ये होता है सीएसआर का। ठीक है, सीएसआर का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे किसी भी कंपनी या कारपोरेट जगत में यह कर्तव्य होता है इसका कि यह केवल लाभ कमाने पर ही ध्यान ना दे कंपनियां, बल्कि ये ध्यान दे कंपनियां कि समाज में इससे क्या लाभ हो रहा है, यह समाज, पर्यावरण और समुदाय के कल्याण के लिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या सीएसआर यही बताएगा कि भाई आप समाज के कल्याण के लिए काम करो, पर्यावरण के कल्याण के लिए काम करो, समुदाय के कल्याण के लिए काम करो। भारत में एक कंपनी अधिनियम बना 2013 के तहत, कुछ विशिष्ट कंपनियों के लिए अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% का जो मुनाफा होता है, उसका 2% जो है वो सामाजिक कार्यों पर खर्चा करना अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी कारपोरेट कंपनी होगी, सरकारी मतलब कंपनी होगी, तो 2013 का जो नियम आया कि भाई अगर आप जैसे मान लेते हैं कि कमा रहे हैं 1 लाख रुपए, आप जो है कमा रहे हैं एक महीने में, ठीक है, वो भी अपने लाभ का, कंपनी है कि आप 1 लाख या 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आप कमा रहे हैं साल भर का, तो या 1 लाख ही मान लीजिए, 1 लाख आप एक साल में कमा रहे हैं, मतलब एक महीने में आपका मुनाफा निकल रहा है, तो उसका 2% यानी 2000 रुपए आप कम से कम जो है वो सामाजिक खर्चों पर दें। ठीक है, सामाजिक कार्यों पर खर्च करें। ये जो है सीएसआर का अर्थ होता है कि कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीएसआर पहल के लिए केंद्र बिंदु का एक समान क्षेत्र नहीं है? यहाँ पर ध्यान देंगे, चूंकि बहुत सारे प्रश्न पत्र में ऐसे नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसमें आप बहुत गलत करके आते हैं। चूंकि 3 ऑटोमेटिक होते, एक ही नहीं होता, तो 3 में से एक आध तो आप छांट ही लेंगे और वही गलत करके चले जाएंगे। तो सीएसआर पहल के लिए केंद्र बिंदु की अगर बात करें तो सामान्य क्षेत्र में आपका पर्यावरण की स्थिरता आता है, कर्मचारियों की संतुष्टि भी आता है, इसके साथ ही साथ में सामुदायिक विकास भी इसमें शामिल होता है, अभी मैंने ऊपर जस्ट बताया। लेकिन लाभ अधिकतमीकरण ये नहीं शामिल होता है, यानी प्रॉफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है ये गलत है। यानी कि ये सीएसआर जो होता है ये लाभ अधिकतम कमाने पर नहीं, बल्कि समाज का अधिक कल्याण हो इस पर जोर देता है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है, सीएसआर का उद्देश्य किन दो महत्वपूर्ण पहलुओं के बीच संतुलन स्थापित करना होता है? तो ये आर्थिक और पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास भी हो जाए और पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल कन्वर्सन, मतलब कि कन्वर्सन, यानी कहने का मतलब कि पर्यावरण का संरक्षण भी होता रहे, कंजर्वेशन, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण भी होता रहे और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती रही। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को सतत विकास भी कहा जाता है दोस्तों, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चले चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, कौन सा हितकारक समूह आमतौर पर सीएसआर का प्राथमिक केंद्र बिंदु होता है? चौथा नंबर प्रश्न, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन सा हितकारक समूह आमतौर पर सीएसआर पहल का प्राथमिक केंद्र बिंदु होता है? तो ग्राहक जो होता है, ये प्राथमिक केंद्र बिंदु, कस्टमर्स जो होते हैं,
ये जो सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके तहत कंपनियां समाज के विभिन्न वर्गों के लिए काम करती हैं, लेकिन उनके व्यवसाय का सीधा प्रभाव जो पड़ता है दोस्तों, ग्राहकों पर पड़ता है। ग्राहकों की संतुष्टि हुई कि नहीं हुई, उनके प्रति नैतिक नैतिक जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर रही कंपनी की नहीं कर रही, ये सब चीज़ें जो है देखता है। ए इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका, सीएसआर में ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब अवधारणा क्या है? सीएसआर में ट्रिपल बॉटम लाइन, इसका मतलब प्रदर्शन के 3 आयाम होते हैं, लोग, ग्रह और लाभ। लोग, ग्रह और लाभ, यानी कि प्रदर्शन के 3 आयाम लोग, ग्रह और लाभ। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये ट्रिपल बॉटम लाइन की अवधारणा जो दी गई है, जॉर्ज एलिंग किंगटन के द्वारा प्रतिपादित की गई है। ठीक है, टीबीएल कहा जाता है ट्रिपल बॉटम लाइन। इसमें क्या होता है, किसी कंपनी की सफलता केवल लाभ से नहीं होती है कि भाई लाभ ही मिल जाए, लाभ मिले लेकिन लाभ बाद में, पहले लोग, पहले पब्लिक ज़्यादा जिम्मेदारी है। ठीक है, पब्लिक यानी लोग, पीपल समाज जिम्मेदारी में आता है। ग्रह जो होता है यानी ग्रह भी यानी पृथ्वी साफ रहे, यानी ये पर्यावरण को ध्यान में रखता है। और उसके बाद में लाभ जो है लास्ट में आता है। लाभ का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि भाई लाभ तो कमाएगा ही कंपनी वाला। तो पहली बात है लोगों की सेटिस्फेक्शन, और दूसरा है कि पर्यावरण की गुणवत्ता भी बची रहे, फिर उसके बाद में आप अपना लाभ कमाएं। ये होता है ट्रिपल बॉटम लाइन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। इसको दिया था जॉन एलिंग किंगटन ने। ठीक है, छठा प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, कौन सा देश अपनी इस कानूनी आवश्यकता के लिए जाना जाता है कि कंपनियां अपनी सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट करें? बताएं। तो कौन सा देश अपनी इस कानूनी आवश्यकता के लिए जाना जाता है कि कंपनियां अपनी सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट करें, सीएसआर गतिविधियों कितनी कर रही हैं इस पर रिपोर्ट करें? ऐसा भारत देश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर। दुनिया का पहला देश है भारत जिसने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर को कानूनी रूप से अनिवार्य बताया। इसके अनुसार एक निश्चित लाभ कमाने वाली कंपनियों को अपने शुद्ध लाभ का 2% कार्य जो है 2% सामाजिक कार्यों पर खर्चा करना पड़ेगा। ये भारत ने लागू किया है। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। 7वां क्वेश्चन से बहुत ही जबरदस्त, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियों के लिए सीएसआर गतिविधियों में संलग्न होने की प्राथमिक प्रेरणा है? बताएंगे। 7वां नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियों के लिए सीएसआर कंपनियों में संलग्न होने की प्राथमिक प्रेरणा है? तो ऑप्शन नंबर बी में है ब्रांड ब्रांड प्रतिष्ठा को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। यानी जब कोई कंपनी सामाजिक कार्य करती है तो जनता के बीच उसकी छवि यानी इमेज जो होती है सुधर जाती है, और उसकी ब्रांड वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज करती है, बढ़ जाती है। लोग ऐसी कंपनियों के उत्पाद खरीदना पसंद करते हैं जो लोगों की मदद करते हों। ठीक है, जो समाज के प्रति उत्तरदायी भी कंपनी हो उसके लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सा प्रसिद्ध व्यवसाय नेता अक्सर सीएसआर में साझा मूल्य की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? बताइए, कौन सा प्रसिद्ध व्यवसाय नेता अक्सर व्यवसायिक नेता अक्सर सीएसआर में साझा मूल्य यानी शेयर्ड वैल्यू की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो लगभग मेरे हिसाब से जहां तक है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल गेट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, वैसे अकादमिक रूप से क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू का सिद्धांत माइकल पोर्टर ने दिया था। किसने दिया था? माइकल पोर्टर ने दिया था। परंतु अगर विकल्पों को देखा जाए दोस्तों तो बिल गेट्स ने अपनी परोपकारी संस्था जो चलाई है, ठीक है, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंडा, मिलिंडा गेट्स उनकी वाइफ का नाम बिल गेट्स की, तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई गई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, 9वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, नैतिकता किसका दर्शन है? नैतिकता यानी एथिक्स का दर्शन है। एथिक्स जो है वो मोरल का दर्शन है, नैतिकता का दर्शन है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट, यानी एथिक्स या नीति शास्त्र दर्शन की एक ऐसी शाखा जो नैतिकता का अध्ययन करती है, जो हमें यह बताती है दोस्तों कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसके बीच में अंतर सिखाती है। नैतिक दर्शन यानी मोरल फिलोसॉफी भी नैतिकता को कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन आपका आ चुका, किसी व्यक्ति को उसकी बड़ी पीड़ा से राहत दिलाने के लिए दया के नाम पर मारना क्या कहलाता है? बताएं। किसी व्यक्ति को उसकी बड़ी पीड़ा से राहत दिलाने के लिए दया के नाम पर मारना, इसको इच्छा मृत्यु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, इसी को मर्सी किलिंग कहते हैं। मर्सी किलिंग इसको कभी कभी कहते हैं जब कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से जूझ रहा होता है दोस्तों जिसका इलाज कर पाना संभव नहीं होता है, कोई भी दवा ऐसी नहीं बनी जो उसका इलाज कर पाए, तो वह व्यक्ति असहनीय पीड़ा से एकदम से परेशान होता है, एकदम से दर्द में एकदम से दबा होता है,
तो ऐसे में जो है वो व्यक्ति दर्द से राहत हो जाए उसको, इसीलिए उसको मार मतलब कि इच्छा मृत्यु देना जो है ये अच्छा माना जाता है। भारत में पैसिव यूथेनेसिया निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के कुछ शर्तों के साथ कानूनी मान्यता प्राप्त है, लेकिन ज़्यादा लोगों मतलब ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा पेशे में एक सामान्य नैतिक दुविधा नहीं है, बताएं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब। कौन सी चिकित्सा पेशे में एक सामान्य नैतिक दुविधा नहीं है? तो चिकित्सा जो होती है, चिकित्सा नैतिकता में जीवन मरण के फैसले, संसाधन, आवंटन और गोपनीयता ये मुख्य दुविधाओं में शामिल है। बीमा स्वीकार करना जो होता है दोस्तों, एक प्रशासनिक और व्यावसायिक निर्णय है, ना कि कोई गंभीर नैतिक संकट। इसीलिए ए ऑप्शन में दिया है, यह तय करना कि कौन सा बीमा स्वीकार किया जाए, ये चिकित्सा पेशे की नैतिक दुविधा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट। बाकी सीमित संसाधनों का आवंटन करना, रोगी की गोपनीयता और सार्वजनिक सुविधा में संतुलन बिठाना, परस्पर विरोधी उपचार विकल्पों के बीच चयन करना, ये सब आपका ये नैतिक दुविधा है चिकित्सा क्षेत्र में। अगला 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी कानूनी पेशे में एक सामान्य नैतिक चिंता है? 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कानूनी पेशे में एक सामान्य नैतिक चिंता है? तो है ग्राहक की गोपनीयता की रक्षा करना। बिल्कुल, ग्राहक की गोपनीयता की रक्षा करना ये जो होता है एक सामान्य नैतिक चिंता है कानूनी पेशे में। ठीक है, कि ग्राहक की गोपनीयता जो होती है, वकीलों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त संचार का पालन करना अनिवार्य होता है। अपने मुवक्किल की निजी जानकारी को गुप्त रखना उनके पेशे की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वकील को सारी बातें बतानी पड़ती है, तभी वकील अच्छा काम कर पाएगा आपके लिए। 13 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकारिता के क्षेत्र में नैतिक मुद्दे का एक उदाहरण है, बताएंगे। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकारिता के क्षेत्र में नैतिक मुद्दे का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है? तो है स्रोतों की गोपनीयता की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। प्रोटेक्टिंग सोर्सेस कॉन्फिडेंटली, स्रोतों की गोपनीयता की रक्षा करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक आदर्श पत्रकार का कर्तव्य होता है दोस्तों कि वह उस व्यक्ति की पहचान उजागर ना करे जिसने उसे संवेदनशील जानकारी दी है, यानी जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, उस व्यक्ति को रिवील ना करे, ताकि उस व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि पत्रकार लोग अगर बता देंगे किसने ये जानकारी हमको दी है, तो फिर वो उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ जानकारी दी गई है, वो व्यक्ति उसको जो है नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए एक प्रकाशक को गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए, स्रोत कहाँ से आया उसको नहीं बताना चाहिए किसी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है आपका, किसी भी क्षेत्र में पेशेवर आचार संहिता की प्राथमिक मूल भूमिका क्या है? तो किसी भी क्षेत्र में पेशेवर आचार संहिता की प्राथमिक भूमिका जो हो रहती है, वो रहती है नैतिक व्यवहार और निर्णय लेने का मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 15 नंबर प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है, हितों के टकराव को कम किया जा सकता है। 15 नंबर, हितों के टकराव को, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जा सकता है टकराव को खुलासा करके और मार्गदर्शन प्राप्त करके। जब कभी हितों का टकराव तब होता है दोस्तों जब किसी व्यक्ति का निजी स्वार्थ उसके पेशेवर कर्तव्यों में बाधा डालता है। इसे छुपाने के बजाय ईमानदारी से स्पष्ट कर देना चाहिए और वरिष्ठों से सलाह लेना सबसे नैतिक कदम होता है कि भाई अब जो है हितों का टकराव हो रहा है, ऐसे में हमारा मार्गदर्शन करें। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, टकराव का खुलासा करके और मार्गदर्शन प्राप्त करके। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से देखिए। नर्सिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य नैतिक चिंता नहीं है? 16 नंबर, नर्सिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य नैतिक चिंता नहीं है? इनमें से तो है व्यक्तिगत आय को अधिकतम करना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नर्सिंग एक सेवा भावी पेशा माना जाता है, जो सेवा के लिए जाना जाता है। इसमें रोगी की सुरक्षा, गोपनीयता और दयालु देखभाल ये प्राथमिकता होती है, लेकिन अपनी निजी कमाई को बढ़ाने के लिए सोचना चिकित्सा नैतिकता के विरुद्ध माना जाता है। इसलिए व्यक्तिगत आय को अधिकतम करना ये नर्सिंग क्षेत्र में समान चिंता नहीं है। बाकी जो है रोगी की सुरक्षा और कल्याण की सुनिश्चित करना ये एक चिंता बनी हुई है। रोगी की निजता और गोपनीयता बनाना ये भी एक नैतिक चिंता है। इसके अलावा दयालु दयालु देखभाल करना ये भी एक नैतिक चिंता ही है, जबकि ये वाला जो है ये नैतिक चिंता नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखें, 17 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। भगवत गीता को संकलित करने वाले इनमें से कौन है? भगवत गीता को किसने संकलित किया था?
महर्षि वेदव्यास ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 18 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता की शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भगवत गीता की शिक्षा जो है निष्काम कर्म की शिक्षा है। निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया गया है भगवत गीता में। ठीक है, गीता का सार है कर्मणेवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन। इसका मतलब यह है कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य हमेशा करते रहना चाहिए। जब हम फल की इच्छा छोड़ करके कर्म करते हैं तो वह निष्काम कर्म कहलाता है, और यही गीता का मूल जो है संदेश रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, इसे सभी मानवता पर लागू होने वाला नैतिक कोड माना जाता है। इस कथन को किस रूप में संदर्भित किया जा सकता है? किसको? तो धर्म। बिल्कुल, भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ केवल पूजा पद्धति नहीं होता, बल्कि कर्तव्य, क्या करना है क्या नहीं करना है, नैतिकता के नियम यानी कि क्या सही है क्या गलत है। तो सनातन धर्म या सार्वभौमिक नियम माना जाता है इसको, जो हर मनुष्य के लिए उचित आचरण को निर्धारित करता है। तो धर्म वही होता है। धर्म जो होता है सभी मानवता पर लागू होने वाला नैतिक कोड माना जाता है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे धर्म का स्रोत माना जाता है? धर्म का स्रोत मानते दोस्तों वेद और गीता दोनों को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि धर्म जो है हिंदू धर्म ग्रंथों में अगर आप देखेंगे तो वेद श्रुति परंपरा से है और गीता जो है स्मृति परंपरा से है, उपदेश परंपरा से। दोनों ही धर्म के मूलभूत आधार हैं। वेदों से हमको ज्ञान मिलता है और गीता से उस ज्ञान को जीवन में उतारने की कला जो है हमको गीता देती है। आगे देखते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसने अनुशासन के प्रसिद्ध अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया, जो दुनिया में रहने का तरीका और समाज में बातचीत और व्यवहार करने का तरीका दिखाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 21 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा? घेरंड, हठयोग, पतंजलि या भगवत गीता? बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि इज राइट आंसर, क्योंकि पतंजलि ने ही क्या दिया है? अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया है। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 मार्गों की बात बताई है। योग दर्शन के संदर्भ में अष्टांग योग कहा जाता है जिसको, उसी को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। वैसे गौतम बुद्ध ने भी आप देखेंगे अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था। ठीक है, जैसे अष्टांग योग के बारे में, लेकिन यहाँ पर पूछा गया पतंजलि। पतंजलि की रचना जो है महर्षि पतंजलि की जो रचना है, ठीक है, उसमें जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब पतंजलि की रचना है योग सूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का निर्णय लेने की समस्या में एक अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य शामिल होता है, लेकिन इसकी जटिलता के कारण इसे हल करने के लिए रचनात्मकता और नवाचार की आवश्यकता होती है? किसमें? 22 नंबर। तो उसी को बोलते हैं असंरचित समस्या। असंरचित समस्या दोस्तों वह समस्या होती है जिनका कोई पहले से फार्मूला तय नहीं होता। इनमें निर्णय लेने के लिए कोई प्रबंधक को अपनी बुद्धि, रचनात्मकता या नए विचारों का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न है, निर्णय लेने को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक निर्णयकर्ता के व्यक्तिगत मूल्यों, अनुभवों और विश्वासों में या विश्वासों से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? इनमें से 23 नंबर, निर्णय लेने को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक निर्णयकर्ता के व्यक्तिगत मूल्यों, अनुभवों और विश्वासों से अधिक मतलब सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? वो है व्यक्तिगत पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह इज राइट आंसर। पहले से किसी के बारे में कोई धारणा बना लेना व्यक्तिगत पूर्वाग्रह कहा जाता है। को करिकुलर मास्टर चैनल पर आप यह वीडियो देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर और तमाम प्रकार के वीडियोस आपको मिलेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी में को करिकुलर कोर्स के रूप में क्या शामिल है उसको कमेंट करके बताएंगे, उसका भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। कौन सा निर्णय लेने का दृष्टिकोण विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित डेटा संचालित तरीकों का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना है? 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 नंबर का। कौन सा निर्णय लेने का दृष्टिकोण विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित डेटा संचालित तरीकों का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना है? वो है तर्क संगत दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न है, निर्णय लेने का की प्रक्रिया में 8 चरणों में से एक नहीं है। निर्णय लेने की जो 8 चरण है उसमें जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में एक प्रक्रिया नहीं है। इनमें से एक प्रक्रिया नहीं, निर्णय लेने का काम काम सौंपना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
वैकल्पिक समाधानों का विश्लेषण करें, बिल्कुल ठीक है। समस्या की पहचान करें, निर्णय को लागू करें, ये सब है। निर्णय लेने का जो सौंपना होता है ये गलत है, यानी कि ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला गलत है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन से, तर्क संगत निर्णय निर्णय लेने के मॉडल के लिए क्या धारणा नहीं है। 26 नंबर, तर्क संगत निर्णय लेने के लिए मॉडल के लिए क्या धारणा नहीं है इनमें से, तो अधूरी जानकारी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, महाप्रबंधक की बैठक संभवतः निम्नलिखित प्रबंधन कार्य का परिणाम होगी। 27 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, महाप्रबंधक की बैठक संभवतः निम्नलिखित प्रबंधन कार्य का परिणाम होगी, तो निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग के लिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है, किस चरण में प्रबंधक, इससे कठिन क्वेश्चंस पेपर बन ही नहीं सकता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बढ़िया क्वेश्चंस पेपर है, सरल क्वेश्चंस पेपर भी बने हैं, तो उसको भी मैं करवाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा कठिन पेपर आया था। किस क्षण में प्रबंधक को पता चलता है कि संगठन के कार्य को पूरा करने के लिए किस तरह का निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। 28 नंबर का बताएं। तो किस क्षण में प्रबंधक को पता चलता है कि संगठन के कार्य को पूरा करने के लिए किस तरह का निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, तो ए ऑप्शन निर्णय विश्लेषण, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग। 29 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय संदर्भ में सामाजिक कार्य अभ्यास में धर्म अक्सर क्या भूमिका निभाता है। 29 नंबर बताएंगे, भारतीय संदर्भ में सामाजिक कार्य अभ्यास में धर्म अक्सर क्या भूमिका निभाता है। तो धर्म जो होता है यह मूल्यों और दृष्टिकोणों को प्रभावित करता है, लेकिन अभ्यास को निर्धारित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि भारत एक धर्म प्रधान देश है, यहाँ सेवा की भावना अक्सर धार्मिक मूल्यों जैसे दान, सेवा, परोपकार से आती है। हालांकि एक पेशेवर सोशल वर्कर को कार्य करते समय धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए और किसी विशेष धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, सामाजिक कार्य में एक दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो धार्मिक विश्वासों को पेशेवर अभ्यास से अलग करने पर जोर देता है। 30 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 30 नंबर कह रहा है आपसे प्रश्न, सामाजिक कार्य में एक दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो धार्मिक विश्वासों को पेशेवर अभ्यास से अलग करने पर जोर देता है। उसको हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, सेकुलरिज्म कहते हैं। ठीक है, इसमें होता है कि सामाजिक कार्यकर्ता बिना किसी धार्मिक भेदभाव के विशुद्ध मानवीय और वैज्ञानिक आधार पर समाज की सेवा करता है। किसी धर्म के प्रति झुकाव नहीं, किसी धर्म के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होती इसमें। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभाव या पूर्वाग्रह का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। इसी को धार्मिक भेदभाव कहा जाता है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर अगर उसको भेदभाव करें या उस पहले से कोई पूर्वाग्रह बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको जो है अच्छे तरीके से, मतलब उसको उतना सही तरीके से ना ट्रीट करे, भेदभाव करे, तो उसको धार्मिक भेदभाव कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन से आपका, सामाजिक कार्यकर्ता किसी समुदाय के भीतर धार्मिक संघर्षों को कैसे संबोधित कर सकते हैं। 32 नंबर, सामाजिक कार्यकर्ता किसी समुदाय के भीतर धार्मिक संघर्षों को कैसे संबोधित कर सकते हैं, तो संवाद करके, संवाद, समझ और संघर्ष समाधान को बढ़ावा दे करके। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। संघर्ष को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है शांतिपूर्ण संवाद करें, जिससे दोनों पक्ष एक दूसरे की मान्यता को समझ पाएं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों। प्रश्न, निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक क्या है। निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक है नीतियां। नीतियां जो होती, पॉलिसीज जो होती हैं दोस्तों, ये किसी भी संस्था या व्यक्ति के लिए एक रूपरेखा तैयार करती हैं और उन्हीं के आधार पर भविष्य के सभी निर्णय इन्हीं नीतियों के आधार पर तय किए जाते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, मजबूत का अर्थ। प्रश्न, मजबूत का अर्थ है मजबूत चरित्र। मजबूत चरित्र का अर्थ है कि आपके पास नैतिक और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है जो दूसरों को सम्मान अर्जित करती है। बिल्कुल आपका चरित्र, ठीक है, करैक्टर। मजबूत करैक्टर जो होता है उसका मतलब यह है कि आपके पास नैतिक और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है जो दूसरों से सम्मान अर्जित करती, दूसरों से सम्मान आप प्राप्त करते। अगर आपका चरित्र उत्तम है तो आप जो है हमेशा पूजे जाएंगे। चरित्र गड़बड़ है, कितने भी आप विद्वान हो, आप पूजे नहीं जाओगे। CSR पर लागू होता है। CSR प्रश्न आपका आ चुका 35 नंबर। CSR किस पर लागू होता है, निजी और सार्वजनिक दोनों पर, यानी कि चाहे प्राइवेट कंपनियां हो चाहे सरकारी कंपनी हो, दोनों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा।
36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जो दोस्तों जीवों का एक ऐसा समुदाय है जो अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है, उसी को इको सिस्टम कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। जैसे कि जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। जैविक घटकों में जैसे जो जिसमें जीवन रहता है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब जैविक घटक है पारिस्थितिकी तंत्र के या पर्यावरण के। और अजैविक घटक होता है दोस्तों, जैसे हवा, पानी या मिट्टी, जो अजैविक है जिसमें जीवन नहीं होता है। लेकिन दोनों घटक, जैविक घटक भी और अजैविक घटक घटक दोनों घटक एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से मिल करके चक्र का निर्माण करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला प्रश्न 37 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों। प्रश्न है 37 नंबर, पारिस्थितिकी पिरामिड शब्द किसने प्रस्तुत किया था? पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड शब्द का प्रयोग किया था किसने? चार्ल्स एक्टन ने 1927 में। किसने किया था? चार्ल्स एल्टन ने 1927 ईस्वी में दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा, संख्या और जैव द्रव्यमान के प्रवाह को समझाने के लिए पिरामिड की अवधारणा दी। इसे एल्टोनियम पिरामिड भी कहा जाता है। इन्होंने इसे पिरामिड बनाया और पिरामिड बना करके बताया कि किस तरीके से ये रहता है, कि कहाँ से कितना कौन खाता है, कितना से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता कौन-कौन से कैसे होते हैं, सब इन्होंने बताया। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। इनमें से कौन इकोसिस्टम का जैविक घटक है? इकोसिस्टम का जैविक घटक देखिए, मिट्टी, वायु और पानी, ये तीनों अजैविक घटक हैं, जबकि पौधा जैविक घटक है, जो कि प्लांट्स में जीव होते हैं, ये सजीव होता है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन से जैव विविधता किसे संदर्भित करती है? तो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता जो होती है, ये प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता को, प्रजातियों की विविधता को, और साथ ही साथ में ये जो है आनुवांशिक प्रकारों की विविधता, इन सभी को जो है दिखाती है, संदर्भित करती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 40 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन यानी कि जिसको आप रिन्यूएबल संसाधन कहते हैं, यानी कि सौर ऊर्जा, जिससे आप दोबारा दूसरी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये अनवीकरणीय संसाधन, इनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार खर्च हो गया तो खर्च हो गया, दोबारा ये मिलेगा नहीं। ठीक है। क्योंकि करोड़ों साल लग जाएंगे इनको बनने के लिए। आज पेट्रोल और जो है इसकी क्या नाम है, जो गैस चूल्हा होता है, इसकी बड़ी मारामारी पड़ी हुई है। मेरी शादी है इसी में अप्रैल में, अब सोचो तिलक में लोगों को खिलाना पिलाना, कहाँ से गैस आएगा भगवान ही जाने। ठीक है। 45 दिन पर एक ही गैस मिलता है, कैसे आएगा देखा जाएगा भाई। 41 नंबर क्वेश्चन से ऊर्जा पिरामिड क्या दर्शाता है? ऊर्जा पिरामिड 41 नंबर बताएंगे। ऊर्जा पिरामिड जो होता है, ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऊर्जा पिरामिड जो है कैसे ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में या दूसरे एक उत्पादक से दूसरे उपभोक्ता में कैसे जाती है, इसी को ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा का स्तर ऊपर से ऊपर की ओर घटता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। जैसे अगर एक बकरी जो है वो घास खाती है, समझने का मतलब समझिए। एक जैसे ये घास है, ये घास जो है उत्पादक की श्रेणी में आती है, प्राथमिक उत्पादक है। ठीक है। इसके ऊपर कौन है? घास को बकरी खाती है, तो बकरी द्वितीयक उत्पादक है, तो बकरी 10% ही पाती है। बकरी केवल घास का 10% ही ऊर्जा पाती है। अब बकरी को मान लेते हैं मनुष्य खा रहा है, तो मनुष्य जो है वो तृतीयक मतलब द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, और बकरी जो है मनुष्य बकरी मतलब कि बकरी को मनुष्य खा रहा है, तो बकरी का 20% हिस्सा, सॉरी 10% या 10% हिस्सा मनुष्य पाएगा। और फिर मनुष्य अगर मतलब शेर जो है मनुष्य को खा रहा है, तृतीयक उपभोक्ता, तो शेर जो होगा वो मनुष्य का भी मतलब कि 10% पाएगा, यानी कि 10-10% ऊर्जा जो है प्रभावित होती जाएगी, लेकिन धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अजैविक घटक है? अजैविक घटक कौन सा? अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो देखिए आपका जैसे कवक हो गया, जीव रहता है, तो ये जैविक घटक है। बैक्टीरिया भी जैविक घटक है। शैवाल भी जैविक घटक, इसमें जीवन होता है। जबकि तापमान जो होता है, टेम्परेचर, वायु, ठीक है, हवा, ये सब तापमान, प्रकाश, वर्षा, मिट्टी, ये सब निर्जीव घटक हैं, अजैविक घटक हैं। ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, अजैविक और जैविक दोनों घटक मनुष्य को प्रभावित करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन से, एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में आमतौर पर कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो 10% ऊर्जा जो होती है, मैंने आपको बताया था, लिंडमैन का 10% का नियम कहा जाता है इसी को। इसके अनुसार होता क्या है कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है, बाकी 90% ऊर्जा श्वसन में और अन्य जैविक क्रियाओं में नष्ट हो जाती है। जैसे बकरी
को केवल मतलब कि बकरी घास खाती है तो घास को केवल कितना मिलेगा? घास खाने से बकरी को केवल 10% घास का मिलेगा। बकरी का 10% मिलेगा, मनुष्य जब बकरी को खाएगा, मनुष्य को अगर शेर खाता तो 10% शेर को मिलेगा केवल मनुष्य का। ये सिस्टम चलता है, इसी को 10% का नियम कहते हैं। किसका? इसको दिया था लिंडमैन नाम के एक विद्वान ने। 44 नंबर क्वेश्चन आपका जो दोस्तों, जैव विविधता के नुकसान का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता के नुकसान का मुख्य कारण होता है आवास का विनाश करना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, आवास विनाश। ठीक है, जंगलों की कटाई और जीवों के प्राकृतिक घरों को नष्ट करना जैव विविधता के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जहाँ पर लोग रहते हैं उसी का घर उजाड़ देते हैं, तो फिर वो नुकसान तो सबसे बड़ा कारण यही है। जब जीवों के पास रहने की जगह नहीं बचती तो वो विलुप्त हो जाते हैं। आजकल गौरैया आपको कहीं पर नहीं दिख रही होगी, चूँकि वो सब नष्ट हो चुकी हैं। चूँकि मनुष्य इतना ज़्यादा अंधा हो चुका है इस भौतिकवादी समाज में कि वो विकास के नाम पर इतना सब कर रहा है कि जंगल को काट रहा है, दुनिया भर के टीम-टाम कर रहा है, ठीक है? केवल आधुनिकता के चक्कर में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, इसका अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है, कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट या 5 प्रैक्टिस सेट कम से कम आपको प्राप्त करना है। 100 क्वेश्चंस की एक-एक प्रैक्टिस सेट रहेगी। ऐसे क्वेश्चन पेपर पिछले साल के इसका सॉल्यूशन के साथ विथ आंसर शीट आपको मिलेगा। मात्र और मात्र अगर आप बीए में हैं, तो बीए का मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो उसमें ₹100 में ही सब कुछ मिल जाएगा। 9984 039 139, ठीक है? इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ह्यूमन वैल्यूज़ एनवायरमेंटल स्टडीज के 5 प्रैक्टिस सेट आपको इसके ह्यूमन वैल्यूज़ के मिलेंगे सेकंड सेमेस्टर वाले। आप इस पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। अगर आप केवल बीए में हैं, बीए की वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, अभी बीएससी बीकॉम के बच्चों के लिए फीस कम रखी गई, चूँकि उनको केवल एक ही सब्जेक्ट मैं दूँगा, ये भी को-करिकुलर वाला। और बीएससी बीकॉम, बीबीए, बीसीए इन सभी के बच्चे, बीएससी, बीएससी होम साइंस, इन सभी के बच्चों के लिए मात्र ₹50 फीस है। इसकी ह्यूमन वैल्यूज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़ की 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बीए में हैं, तो बीए के सभी सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री ये सब भी मिल जाएगा आपको इसी के साथ, लिखने वाला भी और ऑब्जेक्टिव वाला भी, ठीक है? शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएँगे और उसका जो पीडीएफ नोट्स होगा व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, उसी की फीस लगती है। तो आप अगर जुड़ेंगे व्हाट्सएप ग्रुप से तो मात्र ₹100 में आपको जोड़ा जाएगा। जैसे आप एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र ₹100 फीस जमा कर देनी है। अगर आप बीए में हैं और आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री ये सब भी पढ़ना तो मात्र ₹100 फीस लगेगी, ठीक है? उसी में सब कुछ आपको सभी सब्जेक्ट सभी सेमेस्टर का मिल जाए मतलब कि सॉरी सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा सेकंड सेमेस्टर के जो मैं पढ़ाता हूँ, ऑब्जेक्टिव का भी और लिखने वाला भी। को-करिकुलर का पेपर ऑब्जेक्टिव भी होता है सभी विश्वविद्यालय में, तो उसको लेकर के परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा को-करिकुलर वाला इसी ₹100 फीस में बीए वाले बच्चों को, चूँकि मैं बीए वाले बच्चों को बहुत पढ़ाता हूँ। बाकी बीएससी बीकॉम, बीएससी जी, बीएससी होम साइंस के बच्चों को मैं सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ। जैसे माइनर का सब्जेक्ट हो सकता है, माइनर के सब्जेक्ट में जैसे आपका हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, ये सब मैं पढ़ाता हूँ, तो वो सब मिल जाता है। बाकी को-करिकुलर का बेसिकली को-करिकुलर का फीस ₹50 है। तो जिनको भी केवल को-करिकुलर का 5 प्रैक्टिस सेट चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर शीट, तो ये आप प्राप्त करेंगे मात्र ₹50 फीस में। पिछले 3-4 सालों के पेपर उसमें इंक्लूड रहेंगे, ठीक है? चलें। तो ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिट्स रहेगा और आपको कोई किताब या सीरीज़ नहीं खरी आप सीरीज़ खरीदते हो दोस्तों, एक किताब खरीदते हैं, कितने की पड़ती है? मार्केट में ₹60 की सीरीज़ आती है और उससे आए कितना, कितना ना आए वो आपके लिए मैटर करता है। लेकिन अगर आप ₹50 केवल खर्च करते तो आप 5 प्रैक्टिस सेट प्राप्त करते, 5 से 6 में प्राप्त यानी 500-600 क्वेश्चंस की एक श्रृंखला आपको प्राप्त होगी विथ आंसर शीट जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आएँगे। और वीडियो लेक्चर्स हमारे फ्री में यूट्यूब पर आप देख पाएँगे को-करिकुलर मास्टर चैनल पर, को-करिकुलर के सभी सेमेस्टर के, इसी चैनल पर। और दूसरा चैनल है शुक्ला एचडी पॉइंट, तीसरा चैनल बीए करिकुलर, इन तीनों दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट मतलब जैसे भारत है अपना, भारत का ये वाला घाट जो है दोस्तों पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं और इस वाले घाट को पश्चिमी घाट कहते हैं। तो पश्चिमी घाट वाला इलाका और देखिए इस इलाके में पश्चिमी घाट में खूब ज़्यादा वनस्पतियाँ और ये सब जैव विविधता यहीं पर खूब रहती है, ठीक है? इसके अलावा पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर है बेटा? सुंदरबन का डेल्टा आपका पड़ेगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल के पास, ये गंगा और यमुना नदियों की जो या ब्रह्मपुत्रा के बीच का जो मतलब बनता है इस नदियों के द्वारा, उसी पर सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं और मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर खूब ज़्यादा जो है आपको जैव विविधता वाला इलाका मिलेगा। यहाँ पर खूब ज़्यादा जीव-जंतु रहेंगे, प्रजातियों के जीव-जंतु रहेंगे। तो ठीक है? पूर्वी हिमालय में भी आपको यानी हिमालय पर्वत पे भी आपको जैव विविधता मिलेगी। यानी इन तीनों जगहों पर खूब अच्छे तरीके से मिलती हैं।
जबकि ये थार का मरुस्थल यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। थार मरुस्थल में आपको ज़्यादा ना वनस्पतियाँ मिलेंगी और ना ही जीव जंतु ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है, एक्स सीटू संरक्षण क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन जिसको आप कहते हैं, प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण करना एक्स सीटू संरक्षण कहलाता है। और इन सीटू संरक्षण का मतलब होता है दोस्तों, इन सीटू संरक्षण की अगर बात की जाए, इन सीटू का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई प्रजाति एक जंगल में कोई मतलब मान लेते हैं, जैसे मेरे आसपास एक टिकरी जंगल पड़ता है, मनकापुर टिकरी जंगल, ठीक है, गोंडा जिले में। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, टिकरी जंगल, अगर टिकरी जंगल के चारों तरफ बाउंड्री घिरवा करके उसमें जितने भी जानवर रहते हैं उन जानवर को सुरक्षित कर दिया जाए और उनके लिए वही आवास को एकदम से वहाँ पर किसी को जाने आने से मना कर दिया जाए, उनका जहाँ पर वो रह रहे हैं उनके घर में ही उनका ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें कि उनकी सुरक्षा हो सके। ये होता है आपका इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, और इसके ठीक विपरीत होता है, अगर टिकरी जंगल के मतलब कि मनकापुर जंगल जो मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताया, वहाँ के जीवों को उठा करके किसी ऐसे स्थान पर ले जा करके रखना, जैसे चिड़ियाघर में ले जा करके उनको रख देना, उनकी सुरक्षा करना, वो एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। तो प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है? तो प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण करना एक्स सीटू, और प्रजातियों को उनके घर में ही ट्रीटमेंट करना या उनका संरक्षण करना वो होता है इन सीटू कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, कौन सी गैस मुख्य ग्रीन हाउस गैस है? बताएंगे 47 नंबर, कौन सी गैस मुख्य ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन गैस जो है मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर का मीथेन, CH4। ठीक है, एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस में इसका नाम आता है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख है, लेकिन मीथेन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मीथेन की गर्मी सोखने की क्षमता उससे कहीं अधिक होती है। ठीक है, मीथेन कहाँ पर पाया जाता है? सड़े गले इलाकों में आपको मिलेगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपका है, कौन सा बायोम सबसे अधिक जैव विविधता के लिए जाना जाता है? बताएंगे, कौन सा बायोम सबसे अधिक जैव विविधता के लिए जाना जाता है? तो वर्षा वन जो होते हैं, वर्षा वन दोस्तों, रेन जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन इसको कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दुनिया की सर्वाधिक प्रजातियां जो हैं आपको इसी इलाके में मिलेंगी। साल भर चूंकि वर्षा होगी, तापमान भी ठीक ठाक रहता है, ऐसे में वनस्पति और जीव जंतुओं के फलने फूलने का जो है एक बढ़िया वातावरण मिल जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक, 49 नंबर प्रश्न, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर का राइट आंसर, 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही जबरदस्त लेक्चर है आपका परीक्षा के लिए। 49 नंबर, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक जो होता है वो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे घास फूस ये सब होते हैं, प्लांट्स। वे जीव जो सूर्य के प्रकाश से, जल और कार्बन की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं, उनको हम उत्पादक कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। हरे पौधे जो होते हैं इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक जो है उत्पादक होते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता में शामिल है। सर्वाहारी भी द्वितीयक तृतीयक में शामिल होते हैं। ये मतलब थोड़ा सा आउटपुट। बाकी अपघटक जो होते हैं वो इन चीज़ों को मतलब कि ये जला देते हैं, मतलब कि ये खत्म कर देते हैं। जैसे बॉडी आपकी, कोई व्यक्ति शरीर को गला करके खत्म कर देना, अपघटन का काम होता है। 50 नंबर क्वेश्चन से, पारिस्थितिकी पदचिह्न क्या है? पारिस्थितिकी पदचिह्न, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जिसको आप कहते हैं। पारिस्थितिकीय पदचिह्न क्या होता है? तो ये एक जीवन शैली का समर्थन करने के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जो है पारिस्थितिक पदचिह्न बोलते हैं। एक जीवन शैली का समर्थन करने के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्र भी ऑप्शन। एक ऐसी माप होती है दोस्तों, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जो यह बताता है कि मानवीय जीवन शैली और उसकी आवश्यकताओं, खास करके भोजन, घर और ऊर्जा को पूरा करने के लिए प्रकृति के कितने संसाधनों या कितनी भूमि की आवश्यकता होती है। यह भी दर्शाता है कि हम पर्यावरण पर कितना दबाव डाल रहे हैं और पर्यावरण हम पर कितना दबाव डालता है। 51 नंबर, इसी को फुटप्रिंट, पर्यावरण पर आप मनुष्य कितना दबाव डाल रहा है, इसी को बोलते हैं। कौन सी लुप्तप्राय प्रजाति इनमें से? लुप्तप्राय प्रजाति टाइगर है, बाघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एक है। बाकी आप बिल्ली कौवा कुत्ता खूब देखते होंगे, लेकिन बाघ को आप बहुत कम देखे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 52 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, कीस्टोन प्रजाति शब्द का क्या अर्थ होता है? कीस्टोन,
कीस्टोन प्रजाति एक प्रजाति जो पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन का समर्थन करती हो, उसी को हम लोग कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। ठीक है। सपोर्ट इकोसिस्टम बैलेंस, आई स्पेसाई स्पीसीज दैट सपोर्ट्स इकोसिस्टम बैलेंस, एक ऐसी प्रजाति जो कि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन का समर्थन करती है, उसी को कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन। जैसे कि किसी जंगल में बाघ या समुद्र में शार्क मछली जो होती है वो जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत को समाहित करती है? तो समताप मंडल में आपको मिलेगी। ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी के समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो उसको सो करके रक्षा करती है हमारी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका होती है? अपघटक लोग जो होते हैं, यानी कि इसको आप कह सकते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो जैविक सामग्री होती है उनको तोड़ते हैं। बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गए, जैविक सामग्री को तोड़ते हैं। ठीक है। ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मृत पौधा है या जानवर है या कोई मनुष्य का, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और पोषक तत्वों में तोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी में वो आपस मिल जाते हैं। इसे प्रकृति का सफाई कर्मी भी आप घटकों को कहते हैं, क्योंकि जैसे कोई मुर्दा अगर उसको मिट्टी दी जाती है तो उसके अंदर उसको सड़ा गला करके एकदम से मिट्टी में मिला देते हैं। ऐसे ही किसी भी चीज को, हर एक चीज को ऐसे ही होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, खाद्य जाल क्या है? बताएं। फूड वेब किसे कहते हैं? खाद्य जाल क्या है दोस्तों? तो भोजन संबंधों का जटिल नेटवर्क को खाद्य जाल कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन संबंधों का जटिल नेटवर्क ही क्या होता है? खाद्य जाल कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से 56 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न 56 नंबर, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? इकोसिस्टम शब्द को दिया है एजी टांसले साहब ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है। तो ब्रिटिश पारिस्थितिकी विज्ञानी थे आर्थर जी टेंसले। 1935 में जो है टेंसले साहब ने इस शब्द को दिया है। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के मिलने से बनता है इकोसिस्टम। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? 57 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी सभी को पता होगा, कौन सा है? बताएंगे बिल्कुल। 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन बताएगा बाबू? बिल्कुल मोर होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मोर। तो मोर क्या है? पीकॉक। ये क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। अच्छा, कब जो है इसको बनाया गया था? 1963 में। चूंकि मोर जो है बहुत ही सुंदर होता है, भारतीय संस्कृति के महत्व को दिखाता है। मोर मोर पंख भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सर में लगा रहता है, तो मोर जो है एक बढ़िया पक्षी माना जाता है। डी ऑप्शन। 58 नंबर क्वेश्चन से, डायरिया का कारण हो सकता है, डायरिया जो बच्चों में होता है खास करके जल प्रदूषण की वजह से होता है, दूषित पानी पीने की वजह से डायरिया हो जाता है। ठीक है। हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे दस्त या डायरिया जैसी बीमारियां आ सकती हैं। 59 नंबर क्वेश्चन से, इकोलॉजी शब्द का बिल्कुल पहली बार प्रयोग किसने किया था? इकोलॉजी, इकोलॉजी को बोलते हैं पारिस्थितिकी। इकोलॉजी पारिस्थितिकी विज्ञान। इकोलॉजी का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और इकोसिस्टम का प्रयोग किया था एजी टांसले ने। ध्यान रखेंगे। अच्छा, 1866 में ही इकोलॉजी शब्द का प्रयोग कर दिया था। ठीक है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग इकोलॉजी का शब्द का प्रयोग 1866 में किसने किया था? जर्मनी के जीव विज्ञानी है अर्नेस्ट हैकल। उन्होंने इकोलॉजी शब्द को दिया था। ग्रीक शब्द दो शब्दों से बना है। ग्रीक शब्द है आइकोस, जिसका मतलब होता है घर, और दूसरा शब्द होता है लोगास। लोगास का मतलब होता है दोस्तों अध्ययन करना। ठीक है। जीवों का उनके पर्यावरणीय घर के साथ अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसी परितंत्र में पौधे होते हैं, किसी परितंत्र में पौधे जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा। 61 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विषैली गैस है इनमें से? विषैली गैस इनमें से कौन सी दोस्तों? देखिए, ऑक्सीजन विषैली गैस नहीं है। जो है कितनी पाई जाती है वातावरण में? पाई जाती है जो है बढ़िया परसेंटेज पाया जाता है इसका ऑक्सीजन का, 21%। ठीक है। हाइड्रोजन भी उतना नुकसान नहीं करती, आर्गन भी उतना नुकसान नहीं करती, विषैली गैस नहीं है। जबकि ओजोन गैस जो है
O3 ये नुकसानदेह गैस है। ये अगर पृथ्वी तक पहुँच जाए तो इससे स्किन कैंसर जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आर्गन जीवनदायी यानी अक्रिय गैसें होती हैं। इसका जीवन पर प्रभाव उतना नहीं पड़ता, मतलब ये अच्छी तरीके से रहती हैं, जबकि ओज़ोन जो है समताप मंडल में हमारी रक्षा करता है। ओज़ोन परत ओज़ोन गैस से ही ओज़ोन मंडल रक्षा करता है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखिए। ओज़ोन। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है 10 मतलब कि 1013 62 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है दोस्तों? 62 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? प्रश्न है 1013.25 यानी कि 1013.25 मिली बार के मानक वायु दाब पर पानी का क्वथनांक यानी उबाल बिंदु क्या होता है? 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 100 डिग्री सेल्सियस जैसे पहाड़ों वगैरह पर, ठीक है? क्वथनांक मतलब कि सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देता है, ठीक है? दबाव कम होने पर क्वथनांक घट जाता है जैसे पहाड़ वगैरह पर। 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। कौन सी गैस वायु प्रदूषण में योगदान करती है? कौन सी गैस वायु प्रदूषण में योगदान करती है? वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है ये जो है ये वातावरण को प्रदूषित करने वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस होती है जो ईंधन के अधूरे जलने से पैदा होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। ऑक्सीजन और जलवाष्प जो है ये प्रदूषण नहीं फैलाती हैं। ऑक्सीजन और जलवाष्प जो होती हैं इंपॉर्टेंट गैसें होती हैं और ये जो है प्रदूषित नहीं करती। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO नाम की गैस वातावरण को सबसे अधिक प्रभावित, दुनिया की सबसे अधिक प्रभावित करने वाली गैस, प्रदूषित करने वाली गैस वातावरण को कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे अधिक वातावरण को गर्म कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? रेफ्रिजरेटर फ्रीज से गैस एक निकलती है उसका नाम है फ्रीज। AC से कौन सी? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है किसको नुकसान पहुंचाती है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। 64 नंबर क्वेश्चन से गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी की अवधारणा किसने दी? गहन पारिस्थितिकी की अवधारणा दी है अर्नी नीस ने, ठीक है? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अर्नी नीस ने। नॉर्वे के दार्शनिक हैं ये अर्नी नीस। उन्होंने 1973 में डीप इकोलॉजी शब्द दिया। यह विचारधारा मानती है कि सभी जीवित प्राणियों का समान मूल्य है और मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा माना जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन से नवंबर में दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता संबंधित है। दिल्ली में नवंबर के महीने में जो वायु की गुणवत्ता खराब होती है वो पराली जलाने से होती है, क्योंकि पराली जलाई जाती है हरियाणा या राजस्थान के इलाकों में, इसकी वजह से। सर्दियों की शुरुआत में पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा के फसल के अवशेष पराली जिसको आप कहते हैं उसको जलाने और हवा की गति धीमी होने के कारण से दिल्ली में स्मॉग और प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन ह्रास यानी ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसी से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय संधि है एक जिस पर 1987 में हस्ताक्षर किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों खास करके CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसका उत्पादन और उपयोग कम किया जाए। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। पृथ्वी को 4 परिमंडलों में विभाजित किया जाता है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, और चौथा मंडल कौन सा है? देखिए स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और अगला मंडल होता है जीवमंडल। जीवमंडल जो होता है इन सभी बायोस्फीयर में स्थल मंडल भी, वायुमंडल भी और जलमंडल, क्योंकि जल में भी जीव है, वायु में भी जीव है और स्थल में भी जीव है, तीनों जैवमंडल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। न्यायालय ने स्वीकार किया है कि विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए और इसके विपरीत भारतीय पर्यावरण कानूनी कार्रवाई परिषद बनाम UOI में इस आधार पर है कि बताएं। 68 नंबर क्वेश्चन से न्यायालय ने स्वीकार किया कि विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए, बल्कि यह मतलब कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये अंतर पीढ़ीगत समानता का सिद्धांत जो है उस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सी ऑप्शन अंतर पीढ़ीगत समानता का सिद्धांत। अगला 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। अधिनियम में पर्यावरण प्रदूषक शब्द को परिभाषित किया गया है, इसमें सम्मिलित है 69 नंबर। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे 69 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। अधिनियम में पर्यावरण प्रदूषक शब्द को परिभाषित किया गया है, इसमें ठोस तरल और गैसीय
पदार्थ जो सांद्रता में मौजूद हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं ये भी शामिल है। खतरनाक पदार्थ जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है ये भी शामिल है। वायु जल और ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखता है ये सब। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। 70 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस श्रेणी के विधानों के अंतर्गत आता है, बताएंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस श्रेणी के विधानों के अंतर्गत आता है, तो कल्याणकारी कानून के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन है। वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करने का अधिकार किस निकाय को है, 71 नंबर। तो वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करने का जो अधिकार है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास है, सीपीसीबी के पास है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये बात सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। भारत में वायु और जल की गुणवत्ता की मानक को तय करने की जिम्मेदारी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी सीपीसीबी की स्थापना हुई थी 1974 में। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, 1974 में। अगला क्वेश्चन 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 72 नंबर आपसे पूछा गया है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। प्रश्न 72 नंबर, प्रश्न ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार मौन क्षेत्र में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और न्यायालयों के आसपास कम से कम कितने मीटर का क्षेत्र जो है शामिल है, तो कम से कम 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर का इलाका जो है ये इसका ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मानक नियम जो है वो 100 मीटर का है इसमें। ठीक है, 100 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 73 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पारित करने का उद्देश्य क्या था, जिसको आप एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी कहते हैं, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 पारित करने का उद्देश्य क्या था, रियो सम्मेलन की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1992 के रियो डी सेनेरियो जो सम्मेलन हुआ था उसके लिए निर्णयों को प्रभावी बनाने और पर्यावरण संबंधी मुकदमों का तेजी से निपटारा करने के लिए भारत में एनजीटी की स्थापना करी गई थी। अगला 74 नंबर क्वेश्चन से, प्रदूषक मूलधन का भुगतान करता है का उद्देश्य क्या है, प्रदूषक भुगतान करता है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सुनिश्चित करें कि क्षति के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए और साथ ही पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जाए। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 75 नंबर प्रश्न है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 2 के जे के अनुसार उसमें क्या शामिल है, तो दो के जे में क्या शामिल है दोस्तों, 2 के जे में भूजल की बात करी गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राउंड वाटर की बात करी गई है। इस अधिनियम में नदी, नाला, अंतर्देशीय जल को भी शामिल किया गया है, लेकिन इसके विशिष्ट कानूनी दायरे में उस समय भूजल को मुख्य धाराओं की श्रेणी में स्पष्ट रूप से अलग रखा गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन से, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में जो आया था उसमें परिभाषित व्यापार अपशिष्ट शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। व्यापार अपशिष्ट में क्या शामिल है, व्यापार अपशिष्ट में दोस्तों घरेलू सीवेज जो है वो नहीं शामिल है, बाकी किसी ऑपरेशन या प्रक्रिया से तरल या ठोस पदार्थ शामिल है। इसके अलावा उपचार और निपटान प्रणाली से तरल ठोस ये भी शामिल है, किसी उद्योग से निकला गैसीय ठोस पदार्थ ये भी शामिल है। ये तीनों शामिल है जबकि घरेलू सीवेज नहीं शामिल है। 77 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत वन का सही वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। 71 नंबर 77 नंबर, भारत में वन अधिनियम 1927 के तहत वन का सही वर्गीकरण कौन सा है इनमें से। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आरक्षित वन और ग्राम वन। रिजर्व्ड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट ये दो होते हैं, ये बात आरक्षित वन और संरक्षित वन। तीसरा होता है ग्राम वन, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आरक्षित वन, ग्राम वन और संरक्षित वन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, सॉरी 78 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। आरक्षित वन पर किसका मालिकाना हक होता है, आरक्षित वन पर किसका मालिकाना हक होता है दोस्तों। आरक्षित वन पर जो होता है ये उस राज्य की सरकार जिसके अंतर्गत वो राज्य आता है उसका अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 79 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, 79 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य सरकार के वन विभाग के द्वारा वनों के अंदर वनिकी कार्यों के लिए स्थापित की गई बस्तियां होती हैं। तो किसी राज्य सरकार के वन विभाग के द्वारा वनों के अंदर
वनिकी कार्यों के लिए स्थापित की गई बस्तियां जो होती हैं उनको वन गांव कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका फॉरेस्ट विलेज कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, ए वैज्ञानिक ने कैंसर को ठीक करने के लिए सफेद चूहों का उपयोग करके उपकरण और प्रयोगात्मक अध्ययन किया। यानी कोई ए नाम का वैज्ञानिक है, उसने कैंसर को ठीक करने के लिए सफेद चूहों का उपयोग किया और उसके उपकरण और प्रयोगात्मक अध्ययन किया उस पर। प्रयोग के उद्देश्य से वैज्ञानिक द्वारा चूहों का उपयोग क्या है? यानी कि चूहों का उपयोग जो वैज्ञानिक कर रहा है प्रयोग के लिए, वो क्या है? वो वैध है कि अवैध है, या आंशिक रूप से वैध है, आंशिक रूप से अवैध है? तो वो वैध है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा लोगों का लाभ होगा। ठीक है, जितना नुकसान होगा उससे कई गुना लाभ होगा, इसलिए वो जायज है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 81 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, सतत विकास। सतत विकास क्या है दोस्तों, बताएंगे? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है क्या? भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना, बिल्कुल ठीक बात है। प्रकृति की सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करना, ये भी जो है सतत विकास में शामिल है। दीर्घकालिक विकास और वृद्धि के अनुरूप, बिल्कुल ठीक बात है। तीनों बातें सतत विकास के संदर्भ में बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, को करिकुलर मास्टर, आपके को करिकुलर परीक्षाओं के लिए सबसे बेस्ट चैनल है पूरे यूट्यूब पर। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही और तमाम प्रकार के जो सिलेबस है आपके, वो सब ऑब्जेक्टिव के माध्यम से को करिकुलर वाला सब कुछ मैं कवर करता हूँ, सभी यूनिवर्सिटी का। अगला क्वेश्चन है, आपका पेपर वगैरह भी सॉल्व किया जाता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता देने वाला पहला घोषणा पत्र है? 82 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। पर्यावरण कानूनों में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता देने वाला पहला घोषणा पत्र कौन सा इनमें से? तो स्टॉकहोम घोषणा पत्र है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। 1972 में संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था जिसने मानव के स्वास्थ्य पर्यावरण को अधिकार को स्वीकार किया था। 83 नंबर क्वेश्चन से, राष्ट्रीय हित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की मुख्य बैठक कहाँ पर हुई थी? इसकी मुख्य बैठक नई दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। इसके अलावा इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जैसे भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। ठीक है, अगला 84 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अधिकरण के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए न्यूनतम दिन कौन से, बताएंगे? 84 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अधिकरण के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए न्यूनतम दिन कौन सा है? न्यूनतम 30 दिन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। यानी एनजीटी ऐसे अभिकरणों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 30 से 90 दिन की समय सीमा होती है, लेकिन 30 दिन इसमें सबसे ज़्यादा उचित होती है। अगला 85 नंबर क्वेश्चन से, भूमि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। भूमि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, कम करें भूमि का प्रदूषण, पुनर्चक्रण करें और पुनः उपयोग करें। कृषि गतिविधियों में कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग को कम करें, बायोडिग्रेडेबल उत्पाद खरीद करके। बिल्कुल राइट आंसर है ये डी ऑप्शन ऊपर। तो सभी ये सारी चीज कर करके आप भूमि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुख्य वार्डन की नियुक्ति कौन करता है? वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम के तहत मुख्य वार्डन की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार करती है। ठीक है, वन्य जीव वार्डन की नियुक्ति कौन करता है? 1972 के अनुसार कौन करता है? राज्य ही करता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्यताएं शामिल हैं? इनमें से आप देखेंगे एहतियाती सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत, सार्वजनिक विश्वास का, ये तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे 87 का। 88 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। 88 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? प्रश्न कह रहा है कि EIA का संक्षिप्त रूप क्या है? EIA का संक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों? EIA का संक्षिप्त रूप क्या है? फटाफट से बताएं। 88 नंबर, तो EIA का संक्षिप्त रूप है पर्यावरण प्रभाव आकलन। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहा जाता है इसको। सी ऑप्शन में दिया हुआ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 89 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लोकप्रिय रूप से छत्र कानून के रूप में जाना जाता है? तो अधिनियम को छत्र कानून, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में किसको जानते हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे
भोपाल गैस त्रासदी के बाद में इस अधिनियम को बनाया गया था। 1984 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी की घटना। कब हुई थी? 1984 में हुई थी, ये बात ध्यान। इसके बाद में अम्ब्रेला एक्ट आया था 1986 के अंतर्गत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसको कहा जाता है 1986 में। 90 नंबर क्वेश्चन से, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के द्वारा शासित होता है? 90 नंबर। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन जो होता है बेसल सम्मेलन हुआ था, बेसल। बेसल सम्मेलन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसमें हुआ था। 1989 में हुआ था बेसल सम्मेलन। खतरनाक कचरे के एक देश से दूसरे देश, विशेष करके विकसित से विकासशील देशों में परिवहन और उसके निपटान को नियंत्रित करने का के लिए जो है ये किया गया था। 91 नंबर क्वेश्चन से, 2006 में प्रश्न, 2006 में वन से संबंधित एक प्रमुख कानून बनाया गया था। अधिनियम का नाम है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे अक्सर वन अधिकार अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी कहा जाता है। वनवासी और जनजातियों के को उनके पारंपरिक भूमि अधिकारों को प्रदान करने के लिए बनाया गया था, ताकि जो है जनजाति लोग जो जंगल में रहते हैं उनके लिए ये कानून है। 92 नंबर क्वेश्चन से, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक आरक्षित क्षेत्र है जिसका उद्देश्य इसकी प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव और प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करता है। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन से, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1974 में पहली बार मनाया गया था पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, तब से आज तक मनाया जाता रहा है। 94 नंबर, पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में शामिल है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में क्या शामिल है? 4 अध्याय और 26 धाराएं शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला हुआ है? 95 नंबर बताएंगे, भारत में कितने समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो कितना मिला हुआ है? 12 मिला हुआ। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ए ऑप्शन में आपका 9 लगा हुआ है, लेकिन वर्तमान डाटा अगर देखें तो 12, तो 9 लगा दीजिएगा इसके हिसाब से, लेकिन वर्तमान डाटा 12 कहता है। समुद्र तटों को मान्यता मिल चुकी है प्रश्न में, चूंकि 9 पुराना डाटा है, इसीलिए ब्लू फ्लैग उन तटों को मिलता है जो स्वच्छता और सुरक्षा के वैश्विक मानकों को खरा उतारते हैं, यानी कि जो समुद्र के तट बड़े सुंदर होते हैं, अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उनको। तो अब तो पहले 9 था, अब इसको बढ़ा करके 12 हो गया है। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 1978 में, मतलब 1978 के जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा और जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण से संबंधित प्रविष्टियों और राज्य सूची से समर्थित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। बताइए, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा वन्य और वन्यजीव को किस सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो सही कथन है समवर्ती सूची में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सही कथन इसका है। अगला 97 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। 97 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है वायुमंडल से होने वाला जल, प्रश्न है वायुमंडल से होने वाला जल का स्थानांतरण जो स्थलमंडल, जलमंडल अथवा जीवमंडल को होता है, सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? 97 नंबर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसी को क्या बोलते हैं बेटा? उसी को बोलते हैं वर्षण या अवक्षेपण। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्षण या जो है वायुमंडल से होने वाला जल का स्थानांतरण जो जलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल अथवा जीवमंडल को होता है, उसको सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं? वर्षण या अवक्षेपण। 98 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। 98 नंबर प्रश्न, यानी कि जब हवा की नमी, ओले और बर्फ के रूप में जमीन पर गिरती हैं तो उस पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। तो वही आपका वर्षण या फिर आपका जिसको अवक्षेपण कहते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन से, रियो घोषणा पत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। रियो घोषणा पत्र को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं, अर्थ समिट कहते हैं। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एवं एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को ही अर्थ समिट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, अर्थ समिट। अगला 99 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना एनजीटी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? एनजीटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ठीक है, इसका मुख्यालय दिल्ली में, लेकिन 4 और इसके मुख्यालय हैं।
अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के तहत वन और जंगली जानवरों को और पक्षियों का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है दोस्तों ये? बताएं। भारत के संविधान के तहत वन और जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से वन और वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची में इसलिए डाला गया ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकें। इस तरीके से आपने 100 क्वेश्चंस को देख लिया और ये आपका आंसर की आपका दिया हुआ नीचे पूरी आंसर की यहाँ पर सबके आंसर लिखे हुए हैं कि भाई कौन से क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। ये आंसर की भी मैंने साथ में ही करवा दिया। तो ऐसे पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर की, ये साथ में ऐसे पीडीएफ रहेगा। पीडीएफ के नीचे आपके आंसर की लगी रहेगी। आप इसको चाहे पीडीएफ निकलवा करके पढ़िए और चाहे ऐसे नॉर्मली आप पीडीएफ फ़ोन से पढ़ लीजिए। आंसर ये नीचे लगे हैं, इसको आप देख लीजिए, अगर ये प्रैक्टिस कीजिए उसके बाद में। अच्छा, जहाँ पर आप देखें जो यहाँ पे ये बिंदी रखी हुई, बिंदी वाला भी सही है, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन बिंदी वाले गलत हो सकते हैं, लेकिन बाकी सारे सही है जो मैंने बताए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।